काम करते हैं, अब हम लोग 3 कंटेनर ड्रॉ करते हैं। ये 3 कंटेनर कुछ इस प्रकार का है। मेरे पास तीनों के अंदर 1-1 मोल गैस है। यहां पर पिस्टन से कनेक्टेड है। पिस्टन पे मैं कुछ फोर्स लगा सकता हूं, प्रेशर बढ़ा घटा सकता हूं। ये जो पहला वाला कंटेनर है, इसके अंदर मेरे पास है 1 मोल आइडियल गैस। इसके अंदर है 1 मोल आइडियल गैस। ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा कंटेनर, उसके अंदर है कोई पहला रियल गैस, वो भी 1 मोल। एक मोल रियल गैस 1। ठीक है। और जो तीसरा कंटेनर है, उसके अंदर दूसरा एक कोई अलग सा हमारे पास रियल गैस है। ठीक है। राइट। और इसके अंदर है 1 मोल रियल गैस 2। ये मेरा सेटअप है। मैंने 3 कंटेनर ले लिया। पहले वाले के अंदर 1 मोल मैंने आइडियल गैस डाल दिया, दूसरे में 1 मोल रियल गैस 1 है, और तीसरे के अंदर मेरा कोई रियल गैस 2 है। अब मैं इन तीनों को आइडेंटिकल टेम्परेचर कंडीशन पे सेटअप किया, जो कि इनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे T पे। और अब मैं तीनों के तीनों गैस के ऊपर इक्वल प्रेशर डाला, P P P। तो जब मैंने इक्वल प्रेशर डाला, जो करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम आया वो है V आइडियल VI, दूसरा आया है V रियल 1, और तीसरे वाले का आया है V रियल 2। ये मैंने उसके जो करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम्स है वो मैंने मेजर कर लिया एट आइडेंटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन। नाउ ऑब्जर्वेशन ये है, मैंने इन वॉल्यूम्स का जब ऑब्जर्वेशन लिया तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये आया, जो VR1 है दैट इज ग्रेटर देन V आइडियल, यानी जो सेकेंड वाले का वॉल्यूम आया है वो आइडियल वॉल्यूम से कम आया है, और जो फर्स्ट रियल गैस का वॉल्यूम आया है वो हमारा क्या आया है, आइडियल वॉल्यूम से ज्यादा आ गया है। राइट। सुनाओ, क्योंकि 1 मोल है तो मैं Z आइडियल क्या लिख सकता हूं, PV आइडियल बाई RT। एक लेना कोई जरूरी नहीं था, N लेते तो चल जाता, कौन दिमाग लगाए, 1 ले लिया। ठीक है। जो रियल वाले का Z1 है वो कितना है, P इंटू VR1 बाई RT, और जो हमारा Z2 आया है वो आया है PVR2 बाई RT। मैं ये तो लिख सकता हूं, ऑब्वियसली बात है। राइट। अच्छा, तो दोस्तों
Z1 बाई Z आइडियल कितना आएगा? Z1 बाई Z आइडियल में क्या लिख सकता हूं? ऑब्वियसली बात है, P बाई आर टी तो कटेगा, तो मैं लिख सकता हूं VR1 बाई V आइडियल, द वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस 1 बाई द आइडियल वॉल्यूम। एंड ये मेरा ऑब्जर्वेशन से मैं साफ साफ देख सकता हूं जो दिस थिंग विल बी ग्रेटर देन 1, बट Z आइडियल जो है वो मेरा 1 है, जो Z आइडियल है वो मेरा इक्वल्स टू 1 है। सो Z1 विल बी ग्रेटर देन 1, राइट। यानी जो इस वाले गैस का कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो है मेरा ग्रेटर देन 1। अच्छा, अब बात यह है जो रियल वॉल्यूम जो आया है वो आइडियल वॉल्यूम से ज्यादा क्यों आया है? ध्यान देना, इन आइडियल गैस there is no intermolecular force, right? Right. अच्छा, VR1 is greater than V ideal, ये आया है, मतलब मैं आइडियल गैस को जितना कंप्रेस कर पा रहा हूं बाय द एप्लीकेशन ऑफ पी एंड टी, मैं उस रियल गैस को उतना कंप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। यानी दिस आइडियल गैस इज लेस compressible, this ideal gas is less compressible, real gas than ideal gas, हाँ कि ना? तो जितना कॉम्प्रेस आइडियल को कर पा रहा हूं, अगर रियल को मैं उतना नहीं कर पा रहा हूं तो उसका एक ही कारण हो सकता है, जो उनके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर भागने का कोशिश कर रहा है। इन द सेंस मैं ये चीज साफ साफ बोल सकता हूं या नहीं, Z1 greater than 1, that implies the repulsive force is dominating। जो हमारा रिपल्सिव फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो रिपल्सिव फोर्स हमारा डोमिनेट कर रहा है। इसी कारण पे Z जो आया है वो मेरा ग्रेटर देन 1 आया है। तो Z अगर कोई जगह पे ग्रेटर देन 1 आए तो इसका सिंपल मतलब है वो गैस आइडियल गैस से लेस कंप्रेसिबल है, यानी वो गैस जो है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में डेफिनेटली रिपल्सिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो काम कर रहा है, राइट? अच्छा, अब मैं अगर Z2 के बारे में सोचूं तो Z2 के बारे में मैं क्या लिख सकता हूं? Z2 बाई Z आइडियल, अगर मैं दोनों को डिवाइड किया तो क्या आएगा? Z2 बाई Z आइडियल। तो सिंपल सी बात आएगी ये VR2 बाई VI, और हमारे ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग में देख सकता हूं दैट दिस थिंग इज लेस देन 1। नाउ Z ideal is equals to 1, so that implies जो मेरा Z2 आएगा वो मेरा लेस देन 1 आएगा, हाँ कि ना? सो अगेन यहां पर एक बात को समझने का कोशिश करो, जो VR2 लेस देन V आइडियल,
यानी आइडियल को जितना आसानी से मैं कंप्रेस कर पा रहा हूं, ये वाला रियल गैस को मैं उससे भी ज्यादा आसानी के साथ कंप्रेस कर पा रहा हूं। यानी हम ये लिखेंगे दैट दिस रियल गैस इज more compressible. This real gas is more compressible than ideal gas. Right? यानी जितने आसानी से आइडियल को कंप्रेस कर रहा हूं, इस रियल को उससे भी ज्यादा आसानी के साथ मैं कंप्रेस कर पा रहा हूं। इसके मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारा पास पास आना चाह रहा है। यानी बहुत सिंपल सी बात है, Z2 greater than 1, less than 1, it implies, सिंपल सी बात है, attractive force is dominating। यानी क्या बोलते हैं हम लोग, अगर किसी का कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, यानी मैं इनफैक्ट इकट्ठा कर लूं, अगर Z ग्रेटर देन 1, इसके मतलब है लेस कॉम्प्रेसिबल देन आइडियल। रियल गैस जो है वो आइडियल गैस से लेस कॉम्प्रेसिबल है। Z लेस देन 1 मतलब मोर कॉम्प्रेसिबल देन आइडियल, राइट? एंड Z इक्वल्स टू 1 बिहेविंग एज आइडियल गैस, राइट? सो अगर मैं इस चीज को याद रखूंगा तो मुझे यह मालूम पड़ेगा कहां पर रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है और कहां पर अट्रैक्शन। अच्छा, अब लोगों ने उसके बाद नेक्स्ट क्या काम किया, लोगों ने प्लॉट ऑफ Z वर्सेस 1/Vm फॉर डिफरेंट गैस किया एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर को फिक्स करते हुए लोगों ने प्लॉट किया क्या, Z वर्सेस 1/Vm। ये Z है, ये 1/Vm है। अच्छा, 1/Vm 0 का मतलब है Vm टेंडिंग टू इंफिनिटी, यानी बहुत बड़ा वॉल्यूम है। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़े वॉल्यूम में हर रियल गैस भी आइडियली बिहेव करेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रैक्टिकली 0 होगा एंड इनफाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस है। गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम को मैं नेग्लेक्ट तो डेफिनेटली कर सकता हूं। तो आइडियल गैस के लिए मामला एकदम सिंपल है। इसके लिए तो Z इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और वो हमेशा के लिए ही Z इक्वल्स टू 1 हुआ। लोगों ने ये वाला पूरा चीज ड्रॉ किया है फॉर 25 डिग्री सेल्सियस, ये मान लो, ठीक है? ये कांस्टेंट ग्राफ है, Z इक्वल्स टू 1, दिस इज फॉर द आइडियल गैस। ये इंक्रीजिंग लग सकता है बट नहीं है, चलो कोई ना, मैं थोड़ा ड्रॉ ठीक से कर लेता हूं, ठीक है? लोगों ने उसके बाद हाइड्रोजन के लिए प्लॉट किया। राइट?
इट केम आउट लाइक दिस, जो उसका z हमेशा ही 1 से बड़ा आया। लोगों ने उसके बाद हीलियम के लिए प्लॉट किया। फॉर हीलियम द ग्राफ केम आउट समथिंग लाइक दिस। ओके, लोगों ने उसके बाद ड्रॉ किया फॉर CH4। यानी कुछ देर तक तो Z 1 से छोटा हुआ, ठीक है, फिर एक पॉइंट पे जाके Z मेरा वापस 1 हुआ, राइट, और उसके बाद Z 1 से बड़ा है। अच्छा, ये वाला प्लॉट को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। जो इनिशियल ग्राफ है, दिस विल रिप्रेजेंट द पॉइंट B, हाँ कि ना, और जो दूसरा पॉइंट है, जो हमारा पॉइंट D था, ध्यान देना, एट D फोर्स वाज मैक्सिमम attractive. The force was maximum attractive. इसका सिंपल मतलब क्या है? Z will be minimum, क्योंकि फोर्स अगर मैक्सिमम अट्रैक्टिव होगा तो वो गैस को कंप्रेस करना सबसे ज्यादा आसान होगा, तो डेफिनेटली जो मेरा Z होगा वो मेरा मिनिमाइज्ड होने वाला है। सो एट D फोर्स वाज मैक्सिमम अट्रैक्टिव, सो Z विल बी मिनिमाइज्ड। ओके, सो ये है पॉइंट D, और ये तो हमारा इनफाइनाइट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, लोगों ने उसके बाद CO2 के लिए प्लॉट किया। दिस ग्राफ केम आउट लाइक फॉर CO2, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, CO2 में पार्शियल डाइपोल है, तो वहां पे हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेफिनेटली ज्यादा होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो ये ज्यादा नीचे की तरफ झुकाव लेगी, यानी 1 से काफी छोटा होगा, काफी लंबे रेंज तक 1 से छोटा रहेगा, एंड देन 1/Vm बहुत बढ़ गया, यानी Vm काफी कम हो गया, तो वॉल्यूम बहुत कम है, मॉलिक्यूल्स काफी नजदीक आ चुका है, तो डेफिनेटली वहां पे रिपल्शन अब डोमिनेट करना चालू कर देगा। आफ्टर दैट पॉइंट B, द रिपल्शन विल डोमिनेट। And then for ammonia, when it was plotted, इसका सबसे ज्यादा नीचे की तरफ झुका हुआ आया। रीजन बहुत सिंपल है, यहां पर हमारा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नथिंग बट H बॉन्डिंग। सो H बॉन्डिंग ऑब्वियसली काफी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण यहां पे Z 1 से सब्सटेंशियली नीचे होगा, और फिर जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, नाउ अब दूसरा देखो, लोगों ने इसके बाद और एक चीज प्लॉट किया, प्लॉट ऑफ Z वर्सेस 1/Vm for a given gas at different temperature. The plot of Z versus 1/Vm for a given gas at different temperature. For example, लोगों ने ले लिया O2 या फिर CH4, जो भी ले लिया। अच्छा, Z वर्सेस 1/Vm का ग्राफ बनाया, राइट, एंड ये है मेरा Z = 1।
ये तो आइडियल गैस है, इसका तो हर टेम्परेचर पे होगा ही होगा। नाउ लोगों ने जब कोई एक टेम्परेचर में प्लॉट किया, मेरा गैस है यहां पर O2, यहां पे O2 गैस है मेरे पास, तो सबसे पहले टेम्परेचर को कम रखा गया और कम रख के लोगों ने जब प्लॉट किया तो टेम्परेचर T1 में ग्राफ कुछ इस प्रकार का आया। ठीक है, ये पहला ऑब्जर्वेशन है। अरे लोग क्या कर रहे हैं समझ रहे हो ना, अलग अलग प्रेशर अप्लाई कर रहा है, अलग अलग टेम्परेचर अप्लाई कर रहा है, मोल्स उसे मालूम है, वॉल्यूम मेजर कर रहा है, प्लॉट कर रहा है और उनको कर्व से जोड़ रहा है। राइट, बहुत सिंपल काम है। जब टेम्परेचर को बढ़ाया तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का आया, यानी 1 से बड़ा तो हमेशा ही आया, लेकिन यहां पर बहुत दूर तक z लगभग मेरा 1 है, और टेम्परेचर को जब और बढ़ाया तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का आया। तो यहां पे टेम्परेचर T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 आया, ये T1 है। तो लोगों ने O2 के लिए 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे इस ग्राफ को ड्रॉ करने का ट्राई किया, T1, T2 और T3 पे। T1 पे तो प्रॉपर जो नॉर्मल ग्राफ होता है, 1 से कम फिर 1 से ज्यादा। T2 पर बहुत सिंपल सी बात है, काफी देर तक 1 रहा लगभग एंड देन उसका वैल्यू 1 से बढ़ गया। एंड T3 पे स्टार्टिंग से ही जो हमारा Z है वो हमारा 1 से बड़ा हो गया। सो एट टेम्परेचर T2 गैस इज बिहेविंग आइडियली एट लो प्रेशर। ऑब्वियसली बात है, अगर 1/V मेरा छोटा है तो प्रेशर भी ऑब्वियसली बहुत कम है, क्योंकि रीजन जो है वो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम अगर बहुत बढ़ा दूंगा तो वहां पर गैस जो प्रेशर अप्लाई कर पाएगा वो डेफिनेटली काफी कम हो जाएगा। So T2 is behaving ideally at a low pressure region for a larger range of pressure. तो स्टार्टिंग पे तो हर कोई 1 ले ही रहा है, चाहे वो ग्रीन ग्राफ हो या ऑरेंज ग्राफ हो, इट डजंट मैटर। स्टार्टिंग पे तो 1 वो हर कोई ले ही रहा है, लेकिन जो ब्राउन वाला ग्राफ है इस पे बड़ा सा एक रीजन के लिए Z मेरा वैल्यू लगभग 1 है। तो दिस टेम्परेचर T2 इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर TB। तो T2 को हम बॉयल्स टेम्परेचर भी बोलते हैं, जिसको हम TB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहां पर लो प्रेशर रीजन पे काफी ज्यादा देर तक, काफी बड़ा प्रेशर रीजन तक गैस जो है वो हमारा कैसे बिहेव कर रहा है, वो गैस हमारा आइडियली बिहेव कर रहा है, यानी Z का वैल्यू जो है वो हमारा लगभग 1 है। तो थियोरेटिकली ये वाले टॉपिक पे जो बैकग्राउंड की जरूरत थी वो तो क्रिएट हो गया है, लेकिन हमें कैसे मालूम पड़ेगा कोई एक टेम्परेचर T1 पे ऐसा, मतलब ऐसे झुकेगा, या कैसे मालूम कैसे पड़ेगा, यानी ग्राफ होगा कैसे मालूम पड़ेगा, T2 पे ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, बॉयल्स टेम्परेचर हम कंप्यूट कैसे करेंगे। इन सब चीजों के लिए हमें सबसे पहले, जैसे आइडियल गैस में एक इक्वेशन चाहिए था, दैट इज PV इक्वल्स टू nRT,
तो एग्जैक्टली वैसे ही हम लोगों को रियल गैस के लिए भी इक्वेशन चाहिए। तो दोस्तों, रियल गैस का इक्वेशन इतना ज्यादा आसान नहीं होता है, ठीक है। रियल गैस के लिए करेस्पॉन्डिंग दो इक्वेशन है और उन दोनों इक्वेशन को हम बोलते हैं विरियल इक्वेशन ऑफ रियल गैस। द विरियल इक्वेशन ऑफ रियल गैस, ठीक है, नाम है। अच्छा देखो, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, दोनों इक्वेशन लोगों ने ऑब्जर्वेशन से लाया है। तो एनी रियल गैस follows one of the two mutually independent virial equations। अच्छा, जब मैं ये बोलता हूं जो वन ऑफ द टू म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, मतलब ये जो दो इक्वेशन में लिखूंगा वो दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। इनफैक्ट सच तो ये है, अगर कोई गैस को तुम एक फॉर्म पे लिख पा रहे हो तो डेफिनेटली तुम दूसरे फॉर्म पे नहीं लिख पाओगे। तो जो फर्स्ट वेरिएबल फॉर्म है वो क्या है? PVM is equals to 1 plus AP plus BP square plus CP cube dot up to infinite terms. This is called the pressure variable into RT. ये जो पूरा टर्म्स है that into RT, ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल इक्वेशन है। ओके, और दूसरा वेरिएबल इक्वेशन क्या है? PVM equals to 1 plus capital A by VM plus capital B by VM square plus capital C by VM cube dot into RT। ये है हमारा वॉल्यूम वेरिएबल। इन दोनों इक्वेशन में कोई एक को फॉलो करेगा। हमारे लिए जो काम का होता है, क्यों वो मालूम पड़ेगा भी, जो मेन काम का होता है वो ये वाला वेरिएबल होता है, ऊपर वाला एज सच मेरा काम का नहीं है। हां, पता होना चाहिए क्या होता है। स्मॉल ए और कैपिटल ए कोई संबंध नहीं है, स्मॉल बी और कैपिटल बी में कोई संबंध नहीं है, स्मॉल सी और कैपिटल सी में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, नॉन इंटर कन्वर्टिबल है। ऐसे लिख पाऊंगा तो वैसे लिख पाऊंगा, कोई गारंटी नहीं है, इनफैक्ट उल्टा गारंटी है। राइट, सो नाउ ध्यान देना, यहां पर जो फर्स्ट टर्म है 1, बेसिकली 1 by VM to the power 0 है वो, तो 1 को हम बोलते हैं फर्स्ट वेरिएबल कोएफिशिएंट, 1 को हम बोलते हैं फर्स्ट वेरिएबल कोएफिशिएंट। कैपिटल ए को हम बोलते हैं सेकेंड वेरिएबल कोएफिशिएंट। राइट, अच्छा मैं उधर का भी देख लूं, यहां पर भी 1, यहां पर भी ए, कैपिटल बी को हम बोलेंगे थर्ड वेरिएबल कोएफिशिएंट, यहां पर है स्मॉल बी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फर्स्ट वेरिएबल हमेशा कांस्टेंट है, सेकंड थर्ड वेरिएबल जो है वो है कैपिटल ए, कैपिटल बी, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, ऑल वेरिएबल कांस्टेंट्स
all real constants, coefficients are either constants or function of temperature only। जितने भी विरियल कॉफिशिएंट है वो या तो शुद्ध कांस्टेंट हो या तो वो केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करे, वो प्रेशर या वॉल्यूम पे डेफिनेटली डिपेंड नहीं करेगा। सो दे आर आइदर कांस्टेंट्स और फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो रियल गैस के लिए ये दो इक्वेशन है। देखने में राइट नाउ भयंकर डरावना लग रहा है, देखते हैं इनको लेकर हम काम कैसे करते हैं। तो मैं पहले बोला जो मैं काम इसको लेकर करना सिखाऊंगा क्योंकि ये वाला ज्यादा काम का है। एनालिसिस का मेथड फर्स्ट वाले के लिए भी सेम ही रहता है लेकिन वो काम का नहीं आता है, मेन तो हमारे लिए सेकंड वाला ही काम का है। तो ध्यान दो, तो PVM इक्वल्स टू RT प्लस 1 बाई VM, अगर A बाई VM, B बाई VM स्क्वायर प्लस C बाई VM क्यूब, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब अगर मैं RT से डिवाइड कर दूं तो PVM बाई RT, Z क्या आएगा 1 प्लस A बाई VM प्लस B बाई VM स्क्वायर प्लस C बाई VM क्यूब, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये मेरे पास आ जाएगा Z, ठीक है। लेट 1 बाई VM को मैं एक नया वेरिएबल मान लिया X, तो Z इक्वल्स टू 1 प्लस AX प्लस BX स्क्वायर प्लस CX क्यूब, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अब इस वाले चीज के बारे में अगर थोड़े ठंडे दिमाग से सोचूं, देखो एज VM टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 by VM tending to 0, that implies X tending to 0। अगर मेरा VM इनफाइनाइट हो यानी बहुत बड़ा हो तो 1 by VM बहुत ही छोटा होगा, टेंडिंग टू 0 होगा यानी X टेंडिंग टू 0 है। तो therefore अगर मैं X को 0 पुट करता हूं तो Z will be equals to 1, राइट। तो फाइनली देखो सारे के सारे गैस जो है वो यहां पर अल्टीमेटली तो Z का 1 वैल्यू जो है उसके तरफ ही टेंड करते जा रहा है। अब अगर मान लो मैं ये देखना चाहूं जो अब कौन सा और चीज इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूं, साफ साफ ध्यान दो, यहां पर मेरा स्लोप नेगेटिव आएगा, यहां पर स्लोप लगभग लगभग 0 आएगा और यहां पर स्लोप पॉजिटिव आएगा। यानी यहां पर अगर मैं बात करूं dz by dx at x equals to 0, this thing is less than 0, हाँ कि ना। अगर dz by dx में स्लोप ड्रॉ करूं तो साफ साफ मैं देख सकता हूं मुझे नेगेटिव साइड में एंगल बनाना पड़ रहा है एक्यूट एंगल बनाने के लिए, या फिर अगर पॉजिटिव साइड में बनाऊंगा तो ऑब्ट्यूज बनेगा, दैट डजंट मैटर, राइट। तो यहां पर एक मामला बिल्कुल क्लियर है, जो एकदम स्टार्टिंग में जो स्लोप है ग्राफ का, बाद में जाके कहीं पर पॉजिटिव हो रहा है, तो स्टार्टिंग में ग्राफ का स्लोप जो है वो नेगेटिव है। ये वाला ग्राफ के लिए अगर मैं देखूं तो dz by dx at x equals to 0, ये मेरा 0 है।
जो स्टार्टिंग में स्लोप है ये मेरा लगभग लगभग 0 आ रहा है, और यहां पर अगर मैं देखूं स्टार्टिंग में तो dz by dx at x equals to 0 यहां पर पॉजिटिव है। तो कोई भी एक टेम्परेचर पे ग्राफ किस प्रकार का बनेगा वो मेन डिपेंड करता है। मैं अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं dz by dx, वन का डिफरेंशिएशन 0, a plus 2bx plus 3cx square plus dot dot dot. So dz by dx at x equals to 0 will be equals to a, and we know that is a function of temperature T. तो सिंपल सी बात है, यहां पर गेम सिंपल बात है। a अगर लेस देन 0 हो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में a का वैल्यू अगर मेरा नेगेटिव आए, a का वैल्यू अगर मेरा नेगेटिव आए तो ये ग्राफ T1 की तरह चलेगा, ग्राफ लाइक T1। a अगर मेरा इक्वल्स टू 0 है तो ग्राफ लाइक T2 या बॉयल्स टेम्परेचर, एंड a अगर मेरा ग्रेटर देन 0 हो तो ग्राफ लाइक T3। तो बॉयल्स टेम्परेचर का अब मैं और एक डेफिनेशन दूंगा, वो ये है द टेम्परेचर at which the second virial coefficient capital A becomes 0 is called the Boyle's temperature और TB। ये है मेरा विरियल इक्वेशन का बेसिक लेवल का एनालिसिस। दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, z की वैल्यू और दूसरा स्टार्टिंग में जहां पे Vm टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, यानी 1 by Vm टेंडिंग टू 0 है या प्रेशर टेंडिंग टू 0 है, तो वहां पर हम बोलेंगे, वहां पर जो स्लोप है उस स्लोप के अकॉर्डिंग ग्राफ का नेचर हमारा डिसाइड होने वाला है। दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट। अच्छा, ऊपर वाले के लिए करोगे तो वहां पे क्या होना चाहिए, z वर्सेस p का ग्राफ बनाओगे, 1 by Vm और p का नेचर एक जैसा है। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर वेरी लो प्रेशर रीजन है, नॉर्मली आइडियल की तरह मान लो p इज प्रोपोर्शनल टू 1 by Vm। तो जो एनालिसिस हम 1 by Vm के लिए किए हैं वो एज इट इज हम p के लिए भी कर सकते हैं। तो वहां पर सेकेंड वेरिएबल स्मॉल a जो है वो हमारा 0 हो जाए तो उसको हम बोलेंगे क्या, अपना बॉयल्स टेम्परेचर। तो मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूं, कैपिटल A या फिर स्मॉल a, दोनों में से कोई भी एक चलेगा, इट डजंट मैटर। तो उसको हम जो बोलेंगे वो बोलेंगे उसका बॉयल्स टेम्परेचर। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी रह गया, विरियल इक्वेशन सच तो है लेकिन प्रॉब्लम ये है जो विरियल इक्वेशन प्रैक्टिकली अनयूजेबल है, हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं, बट क्योंकि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, सो डिफरेंट टाइप के लोगों ने, डिफरेंट लोगों ने अलग अलग टाइप के अप्रोक्सीमेशन के साथ अलग अलग इक्वेशंस हमें दिए हैं, जिसके अंदर हमें याद एक रखना है और वो है वैन डर वाल्स रियल गैस इक्वेशन। बाकी सारे इक्वेशंस मैं स्टेट तो करूंगा, उनके ऊपर एनालिसिस भी करूंगा, लेकिन हमें वो याद नहीं रखना है। उसको अगर कोई भी दूसरा इक्वेशन से सवाल पूछना हो एग्जामिनर को, जो कि संभव है, लेकिन उसको उस इक्वेशन को स्टेट तो करना ही पड़ेगा। हमें केवल वैन डर वाल इक्वेशन जो है वो याद रखना है।
तो वैन डर वाल ने क्या क्या अप्रोक्सीमेशन मारा था, इसी के ऊपर मेरा अब नेक्स्ट चैप्टर चालू होने वाला है। सो ये वाले टॉपिक यहां तक जो आया है, हमने अभी तक जनरलाइज्ड रियल गैस के जो थ्योरी है और जो करस्पॉन्डिंग बैकबोन इक्वेशन है वो मैंने एनालाइज कर दिया हूं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम डिफरेंट अप्रोक्सीमेशंस। ओके।